सभी को नमस्कार। माय नेम इज सचिन कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल्स विद सचिन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेपाल के पोखरा शहर में। आज हमारा पोखरा शहर में दूसरा दिन है। कल यानी पहले दिन में हमने पोखरा के जिन जिन स्थानों पर विजिट किया उन सभी को संक्षेप में पुनः वर्णन कर देता हूँ ताकि आपको सहूलियत हो सके। तो सबसे पहले हमने एक स्कूटी 2 दिनों के लिए रेंट पर ली, जिसका चार्ज हमें 1500 रुपये नेपाली देना पड़ा। उसके बाद स्कूटी पर सवार होकर सबसे पहले हम हिमालयन व्यू पॉइंट देखते हैं। उसके बाद वहां से निकलकर एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां से विश्व प्रसिद्ध फेवा लेक एवं अन्नपूर्णा पर्वतमाला का अद्भुत संगम दिखाई देता है। वहां से निकलने के पश्चात हम पहुंचते हैं सारंगकोट व्यू पॉइंट एवं केबल कार देखने। सारंगकोट व्यू पॉइंट सनराइज के लिए फेमस है, जहां हमको पंचमुखी गणेश जी एवं शिव मंदिर के दर्शन होते हैं। साथ में 108 शिवलिंग एवं 108 पवित्र जल स्रोतों के दर्शन होते हैं। सारंगकोट ही ऐसा प्लेस है जहां से आप पैराग्लाइडिंग एवं जिप लाइनिंग कर सकते हैं। अगर आप पैराग्लाइडिंग के शौकीन हैं तो यहाँ ज़रूर करें। यहाँ से निकलने के बाद हम पहुँच जाते हैं विंध्यवासिनी मंदिर के दर्शन करने। यहाँ हम भगवान शिव, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राधा कृष्ण एवं श्री सीताराम मंदिर के दर्शन करते हैं। विंध्यवासिनी मंदिर के प्रांगण में ही एक ऐसा पॉइंट है जहां से पूरे पोखरा शहर के दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद हम बौद्धों के धर्म संघ बुद्ध विहार भी विजिट करते हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं सेती नदी गॉर्ज, जिसको देखने का टिकट है नेपाली 60 रुपये। सेती नदी के जल का रंग दूधिया है, जैसे इसमें चूना पत्थर मिला हो, लेकिन हाथ में लेकर देखने पर यह बिल्कुल स्वच्छ दिखता है। यहाँ पर सुरंग के नीचे से जाता हुआ सेती नदी का पानी देखते हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत है। इसके बाद यहाँ से निकलकर हम पहुँच जाते हैं बार्ट केव यानी कि चमगादड़ गुफा। यह गुफा विजिट करने के लिए आपको 80 नेपाली रुपये का टिकट लेना होता है। वहाँ एक कर्मचारी आपको एक रेड कलर की टॉर्च भी देगा, जिससे आप गुफा में देख सकें, क्योंकि गुफा के अंदर अंधेरा और फिसलन रहती है। बिना टॉर्च के आप फिसल कर गिर भी सकते हैं। गुफा के अंदर आपको चमगादड़ों की 18 प्रजातियां के रूप में असंख्य चमगादड़ देखने को मिलेंगी। यह बहुत ही भयानक सीन होता है। एक और ख़ास बात यह है कि एग्जिट गेट है, वह बहुत ही संकरा है। एग्जिट गेट से निकलना अपने आप में एक चैलेंज है। अगर आप बार्ट केव आएँ तो यह चैलेंज पूरा करने का प्रयास अवश्य करें। इसके बाद हम वहां से बाहर आकर पहुंच जाते हैं पोखरा डिज्नी लैंड से होते हुए वर्ल्ड फेमस फेवा लेक तक। यह लेक का जल शांत एवं यह लेक पहाड़ों से घिरी है। इस लेक के बीचों बीच तालबराही मंदिर बना है, जिस मंदिर तक जाने के लिए आपको बोट का सहारा लेना पड़ता है। यह लेक बोटिंग एवं वाटर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर विदेशी लोग सनसेट पर लेक के किनारे बैठकर एंजॉय करना पसंद करते हैं। हम भी लेक किनारे सनसेट देखने के लिए बैठ जाते हैं। फिर मैं इस और टपरी से नेपाली मोमोज लेता हूँ, जिसका चार्ज 100 रुपये नेपाली रुपये होता है। मैं मोमोज लेकर अपनी धर्मपत्नी के पास पहुँचता हूँ, जो उसके बाद मोमोज एंजॉय करती है। उसके बाद सामने बैठे अंग्रेज भाई के वायलिन की धुन को सुनने के लिए हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। फिर एक नेपाली लड़की भी अपना टैलेंट दिखाना चाहती है और वायलिन बजाकर अपना टैलेंट दिखाती है। फिर शाम हो जाती है और हम फेवा लेक में बोटिंग को देखते हुए पोखरा डिज्नीलैंड पहुंच जाते हैं। रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाता हुआ यह डिज्नीलैंड बहुत ही मनमोहक लगता है। आगे हमारी नज़र एक जगह जाती है जहां कुछ लड़के सिंगिंग कर रहे होते हैं। आगे का सीन देखकर
हमें बिल्कुल गोवा की याद आ जाती है। आगे कुछ अंग्रेज जुआ खेल रहे होते हैं और पैसों का दाव लगा रहे हैं। आगे कुछ लोग गेम खेल रहे होते हैं। तो ये था हमारे पहले दिन का एन्जॉयमेंट। फिर हम अपने होटल रूम पहुंचकर आराम करते हैं और सो जाते हैं। आज हमारा पोखरा में दूसरा दिन है और हम फ्रेश होकर चले जाते हैं फेवा लेक में वॉकिंग करने, क्योंकि हमने रात सोते समय सुबह उठकर वॉकिंग का विचार बनाया था और उसकी वजह है फेवा लेक का एनवायरनमेंट। अब हम होटल से निकल चुके हैं वॉकिंग के लिए फेवा लेक के चारों ओर। ये हमारा अब तक का यूनिक एक्सपीरियंस होगा। सुबह के बज रहे हैं 6 और सड़क पर सारी दुकानें अभी खुली नहीं हैं। लगभग 5 मिनट चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं फेवा लेक। क्या वातावरण है, हल्की हल्की ठंड महसूस हो रही है और झील के किनारे रनिंग करने में मज़ा ही अलग है। सामने पहाड़ों को देखते हुए झील के किनारे नावों को तैरते हुए देखना भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। फिर कुछ समय पश्चात मैं अपनी रनिंग शुरू कर देता हूँ। झील किनारे रनिंग करने में जो आनंद आता है उसे मैं शब्दों से बयां नहीं कर सकता। आप भी देखिए, सामने झील है और झील के पार है पहाड़ और झील के बीच में है ये नाव और नाव के चारों ओर है ये समा, जिसे मैं अद्भुत बयां करता हूँ। क्या नज़ारा है! ऐसा नज़ारा मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है और पहली बार ही इसका आनंद लिया है। आप भी आनंद लीजिए और एंजॉय कीजिए इस पल को। ये कभी लौट कर नहीं आने वाला। वैसे आप अगर रनिंग करना चाहते हैं तो ये झील के चारों ओर रास्ता बनाया गया है। आप इस पर आसानी से रनिंग या वॉकिंग कर सकते हैं, जो आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। क्योंकि जहाँ मैं रनिंग कर रहा था वहाँ फिसलन भी है, आप फिसल कर गिर भी सकते हैं। बट मुझे एंजॉय करना था, इसलिए मैंने झील के चारों ओर रनिंग की। फिर हम कुछ रील्स बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्काई वॉक और कुछ अच्छी ग्रीनरी लगी हुई थी, जिससे हम अपने आप को रोक नहीं पाए। झील किनारे मौज मस्ती एवं कुछ रील्स बनाने के पश्चात हम निकल जाते हैं अपने होटल की ओर। हमने फेवा लेक में काफ़ी समय, लगभग 1.5 घंटा स्पेंड किया और अभी तक हमने देखा कि सड़कों पर जो दुकानें बनी हुई हैं वो अभी तक नहीं खुली थी। इसका सीधा सा कारण है पोखरा की नाइट लाइफ। लोग रातों को 2-2 बजे तक पार्टी करते हैं और बार में एंजॉय करते हैं। इसी कारण लोग सुबह देरी से उठते हैं। हम उसी रास्ते से होते हुए पहुंच जाते हैं अपने होटल और फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करते हैं। इसी होटल में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की भी व्यवस्था है। आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम अपना बैग पैक कर लेते हैं, क्योंकि आज हमारा चेकआउट है। हमने ओनर से बात कर ली थी कि हम पूरा दिन घूमेंगे और शाम को अपना बैग ले जाएंगे। तो ओनर ने कहा था ठीक है। एक बात और, आज शाम को हमें सोनाली बॉर्डर के लिए निकलना है, तो उसके लिए भी टिकट बुक करने का प्लान हमने बना लिया था। हम पूरी तैयारी करने के बाद हम रेडी हो चुके हैं बाकी प्लेस विजिट करने के लिए। उसके बाद हम स्कूटी उठाते हैं और चल देते हैं आज की पहली राइड पर। आज हमारा पहला पड़ाव होगा श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर गुफा। हम उसके प्रवेश द्वार पर पहुंच जाते हैं। प्रवेश द्वार पर से होकर थोड़ा आगे चलना पड़ता है। चलते हुए काफ़ी सारी दुकानें नज़र आती हैं। अगर आपको 1 मुखी, 2 मुखी या कितने भी मुखी दृश्य चाहिए तो वो आपको इन दुकानों पर मिल जाते हैं। और हम पहुंच जाते हैं एक अन्य एंट्रेंस गेट पर, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था। इस एंट्रेंस गेट के राइट साइड में टिकट काउंटर बना हुआ है। ये हमारे 2 टिकट हैं। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ नेपाली नागरिकों के लिए टिकट किराया 50 रुपये, विद्यार्थियों के लिए टिकट किराया 35 नेपाली रुपये और विदेशी नागरिकों के लिए टिकट
टिकट किराया 100 नेपाली रुपए है, जो कि अनिवार्य है। इसकी सूचना सामने बैनर के माध्यम से दीवार पर चस्पा की गई है। जैसे ही आप टिकट लेकर आगे बढ़ते हैं तो आगे QR स्कैनर मशीन लगी हुई है। जब तक आप अपना टिकट स्कैन नहीं करेंगे तब तक आप अंदर नहीं जा सकते। इसलिए टिकट को स्कैन कीजिए और प्रवेश कीजिए। आगे चलने पर एक प्रवेश द्वार आता है। उस दरवाजे से होते हुए आप सीढ़ियां उतरकर नीचे जा सकते हैं। रेड कलर की बनी हुई सीढ़ियां इतनी अच्छी लगती हैं कि आप देखते ही रह जाते हैं। जैसे जैसे आप सीढ़ियां नीचे उतरते रहेंगे तो आपको राइट साइड में देवी देवताओं की मूर्तियां नजर आएंगी। चारों तरफ दीवारों में झरोखे बने हुए हैं, जिसमें से लोग झांक कर देख रहे हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। नीचे पहुंचने पर एक पेड़ खड़ा है, बहुत ही अद्भुत सीन है। हर जगह पक्का होने के बावजूद हम यह पेड़ कैसे देख सकते हैं। गोल गोल घुमावदार सीढ़ियों से चलकर हम नीचे की ओर पहुंच जाते हैं। जहां कुछ नीचे जा रहे हैं, जहां कुछ लोग ऊपर आ रहे हैं। वैसे नीचे जाने की सीढ़ियां अलग हैं और ऊपर जाने की सीढ़ियां अलग हैं, लेकिन जब हम नीचे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दोनों सीढ़ियां एक जगह मिल रही हैं। जहां पे मिलती हैं वहीं से एक गेट नुमा बना हुआ है, वहीं से लोग आ जा रहे हैं। इस गेट पर 2 नेम प्लेट लगी हुई हैं। यह देखिए, सीढ़ियों की दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्ति के साथ समुद्र मंथन की चित्रकारी की गई है। सामने है श्री गणेश जी की प्रतिमा, जहां लोग दर्शन कर रहे हैं। तो जोर से बोलिए गणपति बप्पा मोरया, क्योंकि जहां भगवान शिव होंगे वहां भगवान गणेश जी का होना लाजमी है। देवी देवताओं की मूर्तियों एवं शेषनाग भगवान द्वारा किए गए समुद्र मंथन की चित्रकारी को देखते हुए हम नीचे सीढ़ियों से उतरते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। जब हम नीचे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दोनों सीढ़ियां, आने वाली और जाने वाली दोनों सीढ़ियां एक जगह मिल रही हैं। जहां वे दोनों सीढ़ियां मिलती हैं वहीं एक गेट नुमा बना हुआ है, वहीं से लोग आ जा रहे हैं। इस गेट पर 2 नेम प्लेट लगी हुई हैं। इन नेम प्लेटों पर निर्णय नंबर 3 एवं निर्णय नंबर 8 के बारे में नेपाली भाषा में लिखा हुआ है। यह सब पढ़ लेने के बाद हम गुफा में नीचे सीढ़ियों से उतरने लगते हैं। सामने एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है कामधेनु माई गॉड प्रवेश द्वार। इस प्रवेश द्वार के अंदर एक कामधेनु गाय बनी हुई है। वहां गाय के पास एक व्यक्ति बैठा होता है। वह कहता है कि आप अगर गाय माता को दान दोगे तो प्रसाद में आपको दूध देगी, और ऐसा होता भी है। जैसे ही श्रद्धालु दान दे रहे थे तो गाय माता के थनों के नीचे से दूध निकल रहा था। तो मैंने भी दान दिया और गाय माता का प्रसाद प्राप्त किया। तो बोलिए जय गौ माता। कामधेनु गाय के दर्शन करने के पश्चात हम जा रहे हैं सीढ़ियों के रास्ते नीचे। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे हम किसी पाताल लोक में नीचे जा रहे हैं। और सामने आ गया है महाकाल गुप्तेश्वर महादेव गुफा, और सामने है ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव के शिवलिंग के दर्शन है। और हम यहाँ वीडियो शूट नहीं करेंगे, सामने मंदिर है। हम अब मंदिर के पीछे साइड में आ गए हैं। ये सामने ये ही था शिवलिंग, जो कि 6000 साल पुराना है। गुप्तेश्वर महादेव गुफा का इतिहास 16वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है, जब स्थानीय लोगों के एक समूह ने इसे पहली बार खोजा था। इतिहास कहता है कि ये लोग घास और मलबे से ढके एक विचित्र स्थान को देखकर उत्सुक हो गए थे, और जिज्ञासावश जब उन्होंने उस स्थान को साफ किया तो उन्हें एक गुफा का प्रवेश द्वार मिला। उस स्थान की ओर अधिक खोजबीन करने पर उन्हें महादेव, पार्वती, नागेश्वर और सरस्वती जैसे हिंदू देवी देवताओं के कई चित्र और मूर्तियां मिली। ये देखिए, ये जो गुफा का रास्ता है कितना संकरा है। इसमें एक व्यक्ति एक बार में निकल सकता है, तो एक व्यक्ति आ सकता है, इसलिए बड़ी सावधानी से निकल सकता है। जैसे ही समूह गुफा में दाखिल हुआ, उन्हें पता चला कि इसमें बहने वाला पानी देविस वाटरफॉल से आता है। आगे की जांच में उन्हें भगवान शिव जैसी दिखने वाली एक मूर्ति मिली, जिससे गुफा का नाम गुप्तेश्वर महादेव पड़ा, जिसका नेपाली में अर्थ है छिपा हुआ भगवान। स्थानीय लोगों ने 1991 में एक गुफा के प्रवेश द्वार पर मूर्ति स्थापित की थी। नेपाल की यह गुफा समुद्र तल से 772 मीटर नीचे है और इसे नेपाल की सबसे लंबी गुफा कहा जाता है। गुप्तेश्वर महादेव गुफा का टिकट सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक प्रतिदिन खुला रहता है। अर्थात आप सुबह की 6 से शाम के 6 बजे तक
कभी भी दर्शन कर सकते हैं। टिकट काउंटर से पहले एक गोलाकार कंक्रीट की बालकनी है, जहां से गुफा के प्रवेश द्वार और वहां तक जाने वाली मूर्तियों का नजदीकी दृश्य दिखाई देता है। गुप्तेश्वर महादेव गुफा सिद्धार्थ राजमार्ग के किनारे स्थित है और पोखरा में बांध की तरफ से यहाँ पहुंचा जा सकता है। यह गुफा डेविस वाटरफॉल्स के सामने स्थित है और एक छोटे से खुले बाजार के पीछे छिपी होने के कारण इसे ढूंढने में कभी कभी थोड़ा समय लग जाता है। गुफा तक पहुंचने के लिए स्थानीय बस या टैक्सी भी उपलब्ध है, जो फेवर लेक के किनारे से लगभग 15 मिनट की दूरी पर और बांध के किनारे से मात्र 5 मिनट की दूरी पर मिल जाएगी। बस का किराया लगभग 30 रुपये है, जबकि टैक्सी का किराया 700 रुपये है। साइकिल या स्कूटर किराए पर लेना भी एक अच्छा विकल्प है। आप रेंट पर स्कूटर मेरी तरह स्कूटर लेकर भी यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आपको पैदल चलना पसंद है तो झील किनारे 1 घंटा और बांध के किनारे से 30 मिनट का समय लगता है। ये देखिए, जो आप सामने देख रहे हैं यही है वो जल, जो 2 पहाड़ों के बीच से गिर रहा है और यही जल सामने डेविस वाटरफॉल से आता है। गुप्तेश्वर महादेव गुफा घूमने का सबसे अच्छा समय साल भर है, क्योंकि यह साल भर आम जनता के लिए खुली रहती है। गुफा के अंदर का तापमान भारी मौसम से अप्रभावित रहता है, क्योंकि अंदर का तापमान हमेशा 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बना रहता है। हालांकि गर्मियों में गुफा में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन अगर आप कम भीड़ भाड़ वाले समय में जाना चाहते हैं तो आप गर्मियों के अलावा अन्य मौसमों में भी गुफा देख सकते हैं। हालांकि नेपाल की यात्रा के लिए सबसे सुविधाजनक समय वसंत ऋतु के अंत में मार्च से जून के अंत तक या शरद ऋतु के आरंभ में सितंबर से नवंबर तक होता है। पोखरा की यात्रा के दौरान गुप्तेश्वर महादेव गुफा की घूमने लायक एक बेहतरीन जगह है। अपनी अनूठी खूबसूरती के कारण यह पर्यटकों को प्राकृतिक अजूबों से रूबरू कराती है और इसका धार्मिक महत्व भी गहरा है। भव्य नक्काशीदार सीढ़ियों से नीचे उतरते ही आप चूना पत्थर की दुनिया में खो जाएंगे और शक्तिशाली झरनों की मधुर गर्जना को भी सुन सकेंगे। गुप्तेश्वर महादेव गुफा भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन और रहस्यमयी तीर्थ स्थल है। लगभग 6000 वर्ष पुरानी इस प्राकृतिक गुफा की खोज स्थानीय लोगों द्वारा की गई थी, जब वे इसके अंदर गए और उन्हें यहाँ प्राकृतिक रूप से बना हुआ एक विशाल शिवलिंग मिला। यह स्थान तब से भक्तों के लिए गहरी आस्था का केंद्र बन गया। गुफा के अंदर भगवान शिव का प्राकृतिक शिवलिंग पूरी तरह से छिपा और सुरक्षित है, इसलिए इसे गुप्तेश्वर नाम दिया गया है। डेविस फॉल का गिरता हुआ झरना इसी गुफा के अंदर से होकर बहता है। यह गुफा लगभग 2950 मीटर लंबी है, जो इसे दक्षिण एशिया की सबसे लंबी गुफाओं में से एक बनाती है। मुख्य गुफा के भीतर करीब 40 फीट नीचे एक विशाल कक्ष और शिवलिंग का मंदिर स्थित है। अंदर का रास्ता काफी संकरा और रोमांचक है, जहां से होकर गुजरना पड़ता है। गुप्तेश्वर महादेव एवं भगवान शिव के दर्शन करने के बाद और वाटरफॉल्स को देखने के बाद हम सीढ़ी के रास्ते बाहर आ जाते हैं। ये इसका प्रवेश द्वार है और हम निकल पड़ते हैं यहाँ से हम अपने अगले पड़ाव के लिए, जो कि है पुंडीकोट महादेव स्टैचू, जो कि पोखरा का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। मैं और मेरी धर्मपत्नी स्कूटी पर सवार होकर सुंदर सुंदर रास्तों से होते हुए पहाड़ों को देखते हुए निकल पड़ते हैं पुंडीकोट महादेव के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। देखिए आप कितने सुंदर रास्ते हैं। मेरी धर्मपत्नी स्कूटी से सवार होकर आ रही है और मैं उनकी वीडियो शूट कर रहा हूँ। आप भी एंजॉय कीजिए और चलते हैं अब दर्शन करते हैं पुंडीकोट महादेव प्रवेश द्वार की, जो कि काफ़ी सुंदर है। सबसे पहले हम अपनी स्कूटी पार करते हैं और दर्शन करते हैं श्री महादेव के। ये स्टैचू इतनी शानदार है कि आप एक बार देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। ये इसका मुख्य प्रवेश द्वार, सामने शिवलिंग बने हुए हैं। शिवलिंग बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, आप देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। पोखरा के ऊपर पहाड़ियों में यहाँ एक नया नज़ारा देखने को मिला है। नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी भगवान शिव की विशाल प्रतिमा शांत भाव से पहाड़ियों की तलहटी की ओर देख रही है और उनके पीठ के पीछे विशाल हिमालय पर्वतमाला है। यह प्रतिमा पुंडीकोट महादेव
नामक छोटे पहाड़ी गांव के ऊपर स्थित है। इसकी ऊंचाई 51 फीट है, जबकि यह सफेद स्तूप पर टिकी है। इसकी ऊंचाई 57 फीट और जोड़कर पूरी संरचना की ऊंचाई 108 फीट यानी कि 32 मीटर हो जाती है। यह नेपाल में शिव की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। सबसे ऊंची प्रतिमा काठमांडू के पास कैलाशनाथ महादेव की प्रतिमा है। प्रतिमा परिसर में 108 शिवलिंग भी हैं, जो प्रतिमा के आधार पर उसे घेरे हुए हैं। मूर्तियों के निर्माण ने इन स्थानों को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा दिया है। इस स्थान से पोखरा घाटी और फेवा झील देखी जा सकती है। हिमालय और विश्व शांति पैगोडा भी यहाँ से दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम अपनी पार्किंग करते हैं, स्कूटी पार्क करते हैं। पार्किंग से पुमडीकोट महादेव के प्रवेश द्वार तक रास्ते पर काफी खड़ी चढ़ाई थी, जिसके किनारे स्थानीय लोग स्मृति चिन्ह और ताजे फल सब्जियां बेच रहे थे। इसके आसपास का विकास कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसके बावजूद यह प्रतिमा पहले से ही लोगों को बहुत आकर्षित कर रही है। यहाँ 12 मास भक्तों की भारी भीड़ दर्शनों के लिए लगी रहती है। भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के साथ हिंदू धर्म के 3 प्रमुख देवताओं में से एक हैं। उन्हें संहारक के रूप में जाना जाता है। उन्हें हमेशा गले में सांप, सिर पर आधा चंद्र, जटाओं से बहती पवित्र गंगा नदी, माथे पर तीसरी आंख, त्रिशूल और ढोल के साथ चित्रित किया जाता है। और यहाँ पर आप ये सभी प्रतीक चिन्ह देख सकते हैं। यहाँ भगवान शिव की विशाल प्रतिमा के अलावा उनके सामने एक स्वर्णिम नंदी बैल भी स्थापित है। भगवान शिव का वाहन है नंदी बैल। मुख्य चबूतरे के चारों ओर छोटे छोटे शिवलिंगों का एक घेरा बना हुआ है। भगवान शिव बाघ की खाल पर विराजमान है और यहाँ पर एक विशाल शिवलिंग है, जिस पर फुवारा हमेशा चलता रहता है। बाघ के सिर के पास भगवान गणेश की एक छोटी प्रतिमा भी मौजूद है। कुछ लोग सबसे ऊपरी तल तक चढ़ने के लिए अपने जूते उतार रहे थे, लेकिन हमने आधार के चारों ओर दक्षिण दिशा में चलकर ही संतोष कर लिया। दूर से अन्नपूर्णा पर्वतमाला का शानदार दृश्य दिखाई दे रहा था, जिसके आगे के भाग में फेवा झील थी और स्टैचू के सामने ये ज्योतिर्लिंग है, जिस पर फुवारा चलता रहता है। हालांकि पोखरा शहर इस दृश्य बिंदु के ठीक नीचे छिपा हुआ है और यहाँ पर इसके मेन द्वार पर ये ओम का चिन्ह बना हुआ है और ओम के जस्ट ऊपर भगवान शिव की पुमडीकोट महादेव की स्टैचू बनी हुई है और उनके ठीक सामने ये एक मौजूद है शिवलिंग, जो कि बहुत ही आकर्षक एवं सुंदर है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये काफ़ी कमरे, इस स्टैचू के नीचे बहुत बड़ी धर्मशाला बनी हुई है, जिसमें काफ़ी कमरे मौजूद है। अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ रुक भी सकते हैं और आराम कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस स्टैचू के सामने ये इसका प्रवेश द्वार है और प्रवेश द्वार से आगे जाने पर एक बहुत बड़ी भगवान माता की मूर्ति है। और अभी हम जहाँ पर बैठे हैं यह शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है, क्योंकि हमें भूख लग पड़ी थी तो हमने विचार किया कि यही खाना खाया जाए, तो हम इस होटल में आकर बैठ जाते हैं। ये माता रानी हमारे लड्डू गोपाल जी का भोग लाती हैं और यहाँ हम खाना खाते हैं। आप देख रहे हैं माता की स्टैचू, ये भगवान शिव के स्टैचू के जस्ट सामने एक पार्क है, साइंस पार्क, उसके बगल में ये स्टैचू मौजूद है और यहाँ भगवान कुबेर की मूर्ति भी विराजमान है और साथ में है माता शेरावाली की मूर्ति। और आप देख रहे हैं सुंदर सुंदर पहाड़, सामने आप देख रहे हैं विश्व शांति पैगोडा और फेवा लेक और चारों ओर से घिरे पहाड़, जो कि अद्भुत, अदम्य और सुंदरता से भरे हैं। एक बार जयकारा लगाइए, जय माता दी, हर हर महादेव। ये देखिए एक ही वीडियो में आप सामने पहले माता के दर्शन कर रहे हैं और पीछे दर्शन कर रहे हैं भगवान शिव के। और हम अब वापस आ रहे हैं।
ये सामने मुख्य प्रवेश द्वार है इस स्टैचू में प्रवेश करने का। और हम अब वापस जा रहे हैं विश्व शांति पैगोडा के दर्शन करने के। इस रात में पड़ा है माउंटेन व्यू कैफे। और देखिए ये कितना सुंदर दृश्य है फेवा लेक का। विश्व शांति पैगोडा के बारे में मैं आपको बता दूं, पोखरा स्थित विश्व शांति पैगोडा विश्व भर में बौद्ध भिक्षु निचिदात्सु फुजी द्वारा निर्मित 80 पैगोडा में से एक है। इसका उद्देश्य विश्व शांति का संदेश लोगों तक पहुंचाना था। नेपाल में एक और पैगोडा है जो भगवान बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी में स्थित है। आनंदा हिल पर 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान अत्यंत शांत और निर्मल है। इसके अलावा यहाँ से हिमालय पर्वतमाला, फेवा झील और पोखरा का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। सफेद रंग से रंगा यह शांति स्मारक दूर से भी देखा जा सकता है, जो अपनी सरल लेकिन आकर्षक वास्तुकला को दर्शाता है। गुप्तेश्वर महादेव से इस शांति पैगोडा की दूरी मात्र 3.5 किलोमीटर दूर है और इसके खुलने का समय सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक आप यहाँ निःशुल्क दर्शन कर सकते हैं। यानी कि इसको देखने के लिए किसी शुल्क का ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप यहाँ सुबह 5 बजे से शाम के 5 बजे तक किसी भी टाइम आकर इस विश्व शांति पैगोडा के दर्शन कर सकते हैं, जो बहुत ही सुंदर स्थान पर मौजूद है। इसके बाद हम यहाँ से चल देते हैं और अगला हमारा पड़ाव होगा डेविस फॉल। इसके हम गेट पर चले जाते हैं और टिकट लेकर अंदर एंट्री करते हैं। टिकट इसका 100 रुपये नेपाली पर पर्सन है। आगे चलने पर हमने देखा कि इस डेविस फॉल्स के बारे में यहाँ पर कुछ बैनर और बोर्ड लगे थे, जिन पर इस डेविस फॉल्स के बारे में काफ़ी जानकारी दी हुई थी। तो आप चाहें तो यहाँ इसे रोककर देख सकते हैं। सामने देख रहे हैं वही इसका मेन द्वार है और वो एग्जिट द्वार है। 2 द्वार बने हुए हैं, एक गेट से आप एंट्रेंस करेंगे और दूसरे गेट से आप एग्जिट करेंगे। और बीच में ये काफ़ी अच्छा पार्क दिया हुआ है। आप यहाँ वॉकिंग कर सकते हैं, टहल सकते हैं, यहाँ पर आराम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इतना खास तो नहीं है ये डेविस फॉल्स, बस इतनी दूर से झांक कर देखते हैं। तो जैसे देखिए मेरी धर्मपत्नी यहाँ से झांक कर देख रही है और वापसी में ये रास्ता दिया गया है कि उस रास्ते से आप निकल जाइए। और ये देखिए पब्लिक वाटरफॉल्स को देख कर आ रही है। आप खुद देखिए, बस ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, छोटा सा एरिया है और आगे जाल सा लगा हुआ है और उसी जाल से आपको झांक कर फॉल्स को देखना होता है। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है कि कई साल पहले यहाँ एक जोड़ा आया था। सन 1961 की बात है। एक स्विस दंपत्ति यहाँ आया था और उनके गिर जाने से और उनकी मौत हो जाने से इस फॉल्स का नाम डेविस फॉल्स रखा गया। पोखरा घूमने वालों के लिए डेविल्स फॉल्स सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक है। यह पोखरा के केंद्र लखन चौक के पास स्थित है और गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के या गुफा के ठीक सामने मौजूद स्थित है। डेविस फॉल्स को पाताले छांगो भी कहा जाता है, जिसका नेपाली में अर्थ है भूमिगत जलप्रपात या भूमिगत वाटरफॉल्स। यह वाटरफॉल्स एक संकरी घाटी में बहती हुई तेज नदी पर स्थित है, जो जलप्रपात के बाद या जो वाटरफॉल्स के बाद कई गुफाओं से होकर गुजरती है। ऐसी ही एक गुफा गुप्तेश्वर महादेव गुफा है। जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल्स से पानी लगभग 500 फीट की दूरी तय करके जमीन से 100 फीट की गहराई पर बने प्राकृतिक सुरंग से होकर बहता है, जो इस स्थान को प्रकृति की भव्यता का साक्षी बनाता है। गुप्तेश्वर महादेव गुफा से इसकी दूरी 140 मीटर है और यह सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक वाटरफॉल्स खुला रहता है और इसका प्रवेश शुल्क विदेशी नागरिकों के लिए 100 रुपये नेपाली रुपए है।
आम झरनों के विपरीत इस झरने का पानी नीचे गिरने के बाद खुले में नहीं बहता, बल्कि जमीन के अंदर एक गहरी और संकरी सुरंग गुफा में गायब हो जाता है। शायद यही पानी इस डेविस फॉल्स के सामने स्थित गुप्तेश्वर महादेव गुफा में भी बहता है, ऐसा लोगों का कहना है। इस झरने का नाम 1961 में घटी एक घटना पर पड़ा है। 31 जुलाई 1961 को डेवी नाम की एक स्विस महिला अपने पति के साथ यहाँ नहाने आई थी। अचानक भारी बहाव के कारण वह इस जलप्रपात के गड्ढे में बह गई और फिर कभी नहीं मिली। उसी महिला की याद में इसे डेविस फॉल्स कहा जाने लगा और तभी से इसमें यहाँ रेलिंग लगा दी गई, जिससे यहाँ सब लोग झांक झांक कर इस फॉल्स को देखते हैं। इस रेलिंग के आगे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि ये इतना काई भरा और विशाल गड्ढा है या विशाल फॉल्स है कि यहाँ कोई जो भी गिरेगा वो उसका अता पता नहीं मिलेगा और हो सकता है वो परमात्मा को ही प्यारा हो जाए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दूर से ही इसको झांक कर देखें। यहाँ एक पुराने ज़माने का एक शिवलिंग भी मौजूद है, जहाँ पर कुछ लोगों ने प्रसाद चढ़ाया हुआ है और कुछ पैसे अर्पित किए हुए हैं। डेविस फॉल्स के दर्शन करने के बाद हम वापस आते हैं तो यहाँ पर कुछ निर्माण कार्य चल रहा है, जहाँ यहाँ पर एक रेलिंग लगी हुई है और रेलिंग के चारों ओर कुछ काम चल रहा है। यहाँ पर लोगों का बैठने का स्थान भी है, यहाँ पर लोग बैठते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा कुआं सा बना हुआ है जहाँ पर काफ़ी पानी भरा हुआ है। और मैंने यहाँ देखा कि लोग यहाँ अपने छोटे छोटे सिक्के डाल रहे थे और सिक्कों को बार बार देख रहे थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैंने भी थोड़ी देर ट्राई किया और यहाँ पर कुछ इस तरह से देखा। आप भी देखिए और आनंद लीजिए। यह सब देखने के बाद हम एग्जिट गेट से बाहर आ जाते हैं तो बाहर काफ़ी कपड़ों की मार्केट लगी हुई है। काफ़ी अच्छी अच्छी दुकानें हैं, आप चाहें तो यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं। एक से एक ऊनी वस्त्र, वूलन और तरह तरह की वैरायटी के कपड़े यहाँ पर मौजूद हैं और यह मार्केट कपड़ों की मार्केट के नाम से मशहूर है। आपको शॉल्स और दुपट्टे और यहाँ के बौद्धों के लिए प्रयोग किए जाने वाले वस्त्र, हर तरह के वस्त्र आपको यहाँ मिल जाएंगे। मैंने ट्राई भी किया तो मैंने पता किया, लेकिन अपने यहाँ से, इंडिया के यहाँ से काफ़ी महंगे रेट हैं यहाँ के कपड़ों के और यहाँ पर ज़्यादातर ऊनी वस्त्र ही मिलते हैं। कहना भी सही है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर तो सर्दी ही पड़ती है। तो आप चाहें तो यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम शॉपिंग करने के पश्चात यहाँ से हम बाहर निकल जाते हैं और अगला हमारा पड़ाव है हैंगिंग ब्रिज, जो कि पोखरा का बहुत फेमस है। और मैं आपको ये दिखाता हूँ इसका। हम अब बाहर आ गए हैं मेन गेट पर। ये इसका टिकट काउंटर है और आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर टिकट 100 रुपये का है विदेशी नागरिकों के लिए और नेपाली नागरिकों के लिए 50 रुपये, नेपाली विद्यार्थियों के लिए 30 रुपये नेपाली आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं। और यहाँ नेपाली भाषा में कुछ निर्देश भी लिखे हुए हैं। आप यहाँ पढ़कर टिकट लेकर अपनी स्वेच्छा से अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ये जो बराबर में दिख रहा है यही इसका एंट्रेंस गेट है और ये इसका टिकट काउंटर है और इसके लेफ्ट हैंड पर कुछ ही दूरी पर इसका एग्जिट गेट है। तो हमने तो यहाँ अच्छे से घूमा। वैसे यहाँ देखने के लिए ये बस फॉल्स है और यहाँ आप पार्क में टहल सकते हैं। हरियाली काफ़ी अच्छी है यहाँ पर, तरह तरह की वैरायटी के फूल हैं। और इतना सब करने के बाद हम यहाँ से चल देते हैं। ये इसका एंट्रेंस गेट जिस पर लिखा है
पाताले छांगो। वेलकम टू डेविस फॉल्स। छोरे पाटन नामक इलाके में ये पड़ता है। छोरे पाटन कस्बे का नाम है, यह जिला कह दीजिए। छोरे पाटन पोखरा 17, डेविस फॉल्स, पाताले छांगो। तो डेविस फॉल्स को देखने के बाद अब हमारा अगला पड़ाव होगा डेविस फॉल्स, हैंगिंग ब्रिज। हैंगिंग ब्रिज जाते समय रास्ते में ये सेती नदी पड़ती है। इसका जल हमें काफ़ी निर्मल और शांत लगा, तो हम यहाँ ही एंजॉय करने लगे। और यहाँ पर हमने कुछ वीडियो और रील्स शूट की और हमने लगभग यहाँ आधा घंटा स्पेंड किया और काफ़ी मौज मस्ती की। आप भी एंजॉय कीजिए और देखिए खूबसूरत नज़ारों को, पत्थरों को और पहाड़ों को और बहते हुए शांत जल को, जो कि आपको मनमोहक एवं आकर्षित करेगा। काफ़ी बने हुए हैं पूरे नेपाल में, छोटे बड़े हर तरह के हैंगिंग ब्रिज बने हुए हैं। ज़्यादातर यहाँ पर इसी तरह के हैंगिंग ब्रिज यूज़ में आते हैं। और यहाँ से हम निकलने के पश्चात पहुँच जाते हैं पृथ्वी चौक पर। वहाँ से अपनी शाम को सनोली बॉर्डर के लिए बस बुक करते हैं, बस का टिकट बुक करते हैं। ये सिद्धार्थ नाम का बुकिंग काउंटर है, आप चाहे तो आप भी यहाँ से टिकट कर सकते हैं। उससे पहले हमने शाम को सरेंडर करते हैं। ये देखिए हमारी बस है, यहाँ से लास्ट बस का हमने टिकट लिया है। ये बस यहाँ से शाम को 8 बजे प्रस्थान करेगी और आपको सुबह 5 बजे ये जो नेपाल इंडिया का बॉर्डर है गोरखपुर वाला, उस पर ये सुबह 5 बजे बस काफ़ी लगे रहते हैं। और लास्ट बस यहाँ से 8 बजे आप यहाँ से बस का टिकट रिजर्व कर सकते हैं। आपको पहले करना होता है टिकट का, उसके बाद ही आपको यहाँ बताया जाता है। बस तो मैंने आपको पहले बताया था, बस की सीटें कंफर्टेबल होती हैं। ये हमारा टिकट इसमें साफ लिखा है सचिन कुमार, पोखरा से सनोली, और टिकट हमें पड़ा है 1250 रुपये नेपाली रुपये पर हेड। और रास्ते में एक बस करती है जिनकी सीट आती है। तो यहाँ हमने लंच डिनर किया, उसके बाद बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी, बादल भी हो रहे थे, बारिश भी चल रही थी। फिर यहाँ से बस चल देती है। इन अच्छे नज़ारों को देखते हुए हम अलविदा बोलते हैं। बहुत ही यादगार ट्रिप रही हमारी। इन सब के बाद बस सुबह 5 बजे हमें सनोली बॉर्डर पहुँचा देती है। हम देख रहे हैं नेपाल इंडिया का बॉर्डर, सनोली बॉर्डर, जो कि इंडिया से गोरखपुर वाले रास्ते पर पड़ता है। और यहाँ से हम चेक कराकर इंडिया के बारे में, इंडिया के बारे में सीमा रेखा आ जाते हैं। और हमारे पास जो भी करेंसी बची थी उसको यहाँ सरेंडर कर देते हैं। बाकी दुकानें बनी हुई हैं, अगर आपको 10 नेपाली करेंसी बची है तो आप उसे भी कर सकते हैं। अगर आप बस से सफर करना चाहते हैं तो ये वो बस है, इससे आप दिल्ली को काठमांडू सफर कर सकते हैं। ऐसे ये बस ज़्यादातर दिल्ली
रेलवे जंक्शन भारत नेपाल मैत्री बस सेवा कहा जाता है। और इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, नेपाल पार्ट 1, इसमें इसकी फुल जानकारी दी थी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और अब हम इंडिया की भूमि में प्रवेश कर चुके हैं बॉर्डर के थ्रू, और हम अब जा रहे हैं नौतनवा रेलवे स्टेशन, जो कि गोरखपुर की तरफ भारत का अंतिम रेलवे स्टेशन है। और ये जो आप देख रहे हैं यही है नौतनवा रेलवे स्टेशन। बहुत ही अच्छा बना हुआ है, ज़्यादा बड़ा रेलवे